Hello students, today we are going to continue chapter 2 that is units and measurements। इसमें हम लोग अब concluding part of theory of errors आज करने वाले हैं। तो theory of errors में हमने देखा था कि जब हम कोई भी measurement लेते हैं तो हमको उसकी ट्रू वैल्यू जनरली पता नहीं रहती है, तो हम कई ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, है ना। सपोज़ हमारे पास एक क्वांटिटी x को मेज़र करना है तो हम उसकी कई वैल्यूज़ लेते हैं। Suppose we have taken n measurements, x1, x2, xn, है ना। अब हमको इसकी ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो हम इन सब का मीन निकालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू जो हुई वो अपन उसको x मीन भी लिखते हैं, वो होगी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अपॉन n। अब ये जो मीन वैल्यू है यही ट्रू वैल्यू है। अब हमको सभी जो दूसरे ऑब्जर्वेशंस हैं ये इसके इक्वल नहीं आएंगे, कोई इससे कम आएगा कोई इससे ज़्यादा आएगा। तो हमको ये कंपैरिजन देखना है कि ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं इसी को एरर कहा जाएगा, है ना। इसी को इस पोर्शन में हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। नाउ वी कम टू द टर्म एब्सोल्यूट एरर। इट इज़ डिफाइंड एज if a quantity is measured several times, the difference in true value and each measurement is called absolute error। इसका मतलब है कि जब हम एक क्वांटिटी का मेजरमेंट कई बार लेते हैं तो हर वैल्यू को उसका डिफरेंस ट्रू वैल्यू से निकाला जाएगा और उस डिफरेंस को, है ना, साइन अपन इग्नोर करेंगे, उस डिफरेंस को एब्सोल्यूट एरर बोला जाएगा, है ना। तो एरर को दिखाने के लिए जनरली डेल्टा सिंबल यूज़ किया जाता है। तो अगर हम डेल्टा x1 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है x1 में कितनी एरर है। तो डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस या एरर। तो डेल्टा x1 दैट इज़ एब्सोल्यूट एरर इन x1, है ना। इसको अपन निकालेंगे कैसे, इसको निकालेंगे x मीन माइनस x1 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाएगी, है ना। मतलब अपन को पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है और नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देना है। तो दिस इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर x1, डेल्टा x1। इसी तरह से हम लोग डेल्टा x2 भी निकाल सकते हैं, x मीन माइनस x2। और इसी तरह से जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी थी, n ऑब्जर्वेशन लिए थे, तो ये हम इस तरह से n वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो लास्ट टर्म जो इसमें आएगा वो क्या आएगा, x मीन माइनस एक्स एन। तो ये टर्म जो कहलाएगा इसको डेल्टा एक्स एन हम लोग बोलेंगे, है ना। अब इसमें एक टर्म और यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम उसको देखते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या होता है, ये जितनी भी एब्सोल्यूट एरर्स आई हैं इनका एवरेज लिया जाएगा, है ना। दैट विल बी कॉल्ड द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अगर हम इस तरह से इसको लिखें मीन एब्सोल्यूट एरर को, तो ये क्या होगा, ये डेल्टा x1 से लेकर पूरे के पूरी जितनी वैल्यूज़ हैं सबको ऐड किया जाएगा, डेल्टा x2 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म होगा डेल्टा xn अपॉन n। तो ये जो टर्म है दैट इज़ कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। नाउ वी कम टू द टर्म रिलेटिव एरर। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से दी जाती है, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू मेजरमेंट इज़ कॉल्ड रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, है ना। तो हमको दो चीज़ों का रेशियो लेना है, ऊपर रखना है न्यूमरेटर में मीन एब्सोल्यूट एरर और डिनोमिनेटर में ट्रू मेजरमेंट, है ना। इन दोनों का रेशियो जो है ये रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं, है ना। अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कई बार इसको परसेंटेज एरर भी बोला जाता है ना, परसेंटेज एरर। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा डेल्टा एक्स मीन अपॉन एक्स मीन इंटू 100। अगर हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो, नहीं करेंगे तो भी ठीक है ना।
तो इस तरह से हमने ये मेन दो तरह की एरर देख ली। अब इसमें एक थी एब्सोल्यूट एरर और दूसरी थी रिलेटिव एरर। अब होता क्या है कि जब हम एक मेजरमेंट लेते हैं, है ना, तो उसमें कई तरह की एरर्स आ रही हैं, और फिर जब फॉर्मूले में इसको अप्लाई करते हैं तो वो सब एरर्स मिलके कंबाइन हो जाती हैं, उसका कंबाइंड इफेक्ट जो होता है वो अलग होता है। तो अब हम जो पोर्शन देखने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। सो वी कम टू द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अब इसको, इस टर्म का मतलब ये होता है कि जैसे हम कभी भी कुछ एक कैलकुलेशन करने वाले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फार्मूला है डेंसिटी का। अब हम डेंसिटी किसी भी चीज़ की डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास उसके लिए एक फार्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर डेंसिटी निकालना चाह रहे हैं तो हम उसका मास मेजर कर सकते हैं और उसका वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं, है ना। तो अब ये दोनों में जो एरर आ रही है अलग अलग, उसका इस पर क्या असर पड़ेगा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में स्टडी किया जाता है ना। तो ये फार्मूला अलग अलग फॉर्म में भी आ सकता है ना। वो क्या क्या हो सकता है कि कई बार डिवाइड कर रहे हैं किसी चीज़ में, कभी उसमें कुछ पावर्स इन्वॉल्व होंगी, कभी कुछ ऐसा फार्मूला होगा जिसमें एडिशन आएगा। तो हमको डिफरेंट डिफरेंट केसेस को समझना है कि जो इंडिविजुअल पार्ट्स हैं उनकी एरर का जो फाइनल क्वांटिटी है उस पर क्या असर पड़ रहा है, ये देखना है ना। दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। मतलब एरर चालू तो यहाँ से हो रही है, प्रोपगेट होकर रिजल्ट तक आ रही है ना। तो दिस थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पोर्शन दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। सो वी कम टू द फर्स्ट केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ये फर्स्ट केस में है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, है ना। जब हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं कि जिनको हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट आ रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं, मान लो हमारे पास एक z क्वांटिटी हमको कैलकुलेट करना है जो कि x और y को सम करने पे मिल रही है। दैट मीन्स z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब हम x और y को मेजर कर रहे हैं, है ना। तो x को मेजर करने में एरर आ रही है डेल्टा x। सो डेल्टा x इज़ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ x। सिमिलरली डेल्टा y भी है, वो डेल्टा y क्या होगी, वो y के मेजरमेंट की एरर है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद z के मेजरमेंट में, दैट इज़ z के कैलकुलेशन में क्या एरर आएगी, है ना। तो उसके लिए ये रूल दिया गया है। वो रूल ये है कि जब दोनों क्वांटिटीज़ जिनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो ग्रॉस एरर है, दैट इज़ जो फाइनल एरर है रिजल्ट में, वो उन दोनों एरर के सम के इक्वल आएगी। तो मतलब अगर हमको डेल्टा z निकालना है तो डेल्टा z जो होगा वो डेल्टा x प्लस डेल्टा y के इक्वल होगा, है ना। तो सीधे सीधे हमको इंडिविजुअल एरर्स को ऐड कर देना है। तो ये फार्मूला केवल ऐड करने के लिए ही सही नहीं है, ये माइनस करने के लिए भी सही है ना। तो यहाँ पे हम चाहे तो एक और ऑप्शन लिख सकते हैं, अगर ये भी है z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई है तो भी ये फार्मूला सही है ना। सो इट इज़ सेम फॉर बोथ द केसेस वेदर द क्वांटिटीज़ आर बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड, बट एरर्स विल हैव टू बी एडेड। मतलब एरर्स को हमको ऐड ही करना पड़ेगा, है ना। दोनों केसेस में सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फर्स्ट केस जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का पूरा हो गया। नाउ वी कम टू द सेकंड केस, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको या तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिज़ल्ट में एरर होगी वो फ्रैक्शनल एरर के रिस्पेक्ट में निकाली जाएगी, है ना। तो रिज़ल्ट की जो ग्रॉस फ्रैक्शनल एरर होगी वो इंडिविजुअल जो एरर्स हैं उनके सम के इक्वल होगी, है ना। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वांटिटी मेजर करना है z है, जो कि दो क्वांटिटीज़ x और y के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है ना। तो इन दोनों की जो एरर है वो हमने देख ली है, इसकी एरर है डेल्टा x और इसकी एरर है डेल्टा y। तो z में कितनी एरर आएगी उसको निकालने का जो आइडिया है वो फ्रैक्शनल एरर से निकाला जाएगा, है ना। तो वो उसका जो तरीका होगा वो होगा z की फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू x की फ्रैक्शनल एरर प्लस
y की फ्रैक्शनल एरर। तो ये इस फॉर्मूले का मतलब ये है ना। तो या तो फिर हम इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, है ना। तो फ्रैक्शनल एरर ऑफ z इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल एरर ऑफ y। यहाँ पे हम परसेंटेज एरर भी लिख सकते हैं, है ना। परसेंटेज एरर ऑफ z इज इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ x प्लस परसेंटेज एरर ऑफ y, है ना। तो अब यहाँ पे अभी हमने एक एग्जांपल देखा प्रोडक्ट वाला, लेकिन ये रूल बिल्कुल ऐसे ही डिवीज़न के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर हमारे पास ये फार्मूला ऐसा ना होता और डिवीज़न होता तो भी जो रिज़ल्ट होता हम उसमें z की एरर निकालने के लिए वैसा ही करते। हम z की एरर निकालने के लिए दोनों की अलग अलग परसेंटेज एरर को सीधे सीधे ऐड कर देते, तो हमको z की परसेंटेज एरर मिल गई, है ना। तो इस तरह से हमने ये दूसरा केस भी देख लिया। नाउ वी कम टू द थर्ड केस, दैट इज़ पावर्स। तो इसके लिए जो रूल है वो इस तरह से है, व्हेन nth पावर ऑफ क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड द ग्रॉस फ्रैक्शनल एरर in the result obtained is n times the fractional error in the measurement of that quantity। इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास एक क्वांटिटी z है जो निकालना है ना, और ये दूसरी क्वांटिटी कोई भी x पे इस तरह से डिपेंड कर रही है कि इसकी पावर n लगाने से हमको z मिलता है, तब x की जो एरर है वो z को कैसे अफेक्ट करेगी ये हमको देखना है। ये रूल इसी के लिए बनाया गया है ना। तो उसके लिए जो रूल है बहुत सिंपल है कि इसकी जो फ्रैक्शनल एरर है वो x की फ्रैक्शनल एरर का n टाइम्स होगा, है ना। तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, z डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू n इंटू डेल्टा x अपॉन x, या फिर इसको हम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो ये बनेगा फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू n इंटू फ्रैक्शनल एरर इन x, या फिर इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, परसेंटेज एरर इन z इज इक्वल टू n इंटू परसेंटेज एरर इन x।